हेलो एंड वेलकम टू रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज की इस वीडियो में हम 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो इन कंसेप्ट्स के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें सबसे पहले पता चलता है कि जैसे आप लोग अभी 10th पास आउट करके आए हो, आप 11 देख रहे हो, या कई सारे स्टूडेंट्स आफ्टर 12th भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, क्योंकि आफ्टर 12th कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए 11th बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो जो 11th के स्टूडेंट्स हैं, मेरी रिक्वेस्ट उनसे यही है कि वो बहुत अच्छे से डीपली पढ़ लें 11th को, ठीक है, ऊपर ऊपर ना पढ़े, ताकि आप लोगों को आफ्टर 12th ज़्यादा 11th को तो सिर्फ रिवाइज करना पड़े, ज़्यादातर चीज़ें आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। तो सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में क्या होता है बेटा, जैसे नाम से ही पता चल रहा है ना, केमिस्ट्री के कोई बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े जाएंगे। तो केमिस्ट्री की क्या नीड है, क्या उसके एप्लीकेशंस है, क्यों उसकी ज़रूरत पड़ी है, कहाँ पे हम इनको देखते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ से नॉलेज लेंगे। तो मैंने बोर्ड में ही कुछ पहले हमने केमिस्ट्री की कुछ यूज़ लिख दिए हैं। अब जैसे आपको पता है केमिस्ट्री मतलब मेनली हम बात करते हैं कुछ केमिकल्स के बारे में, ठीक है। तो जहाँ पर भी कोई भी चीज़ बनी है, दिस इज अ सब्सटेंस, ये मार्कर है हमारे पास, मार्कर के अंदर इंक है, ये शर्ट पहनी है, स्पेक्स हैं, ये सारी चीज़ें किससे मिलकर बनी हुई है, केमिकल से मिलकर बनी हुई है। तो बहुत हम चारों तरफ से केमिस्ट्री से घिरे हुए हैं। तो जितनी भी नई चीज़ें इन्वेंट हो रही हैं, जो कुछ भी चीज़ें बनाई जा रही हैं, वो सब केमिकल्स का यूज़ किया जा रहा है, रिएक्शंस की जा रही हैं, सब जगह केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसा कि हम लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं कोविड-19 की वजह से, उसकी लिए भी जो एंटीडोट बनाया जाएगा वो भी केमिस्ट्री वालों का ही काम होगा। दैट मीन्स वहाँ पर भी केमिकल्स का ही यूज़ होगा कि कैसे वो बॉडी में हमारे इंजेक्ट हो, कैसे वो वर्किंग रहेगी, ठीक है। आई होप कि सारी चीज़ें जल्दी हो जाए, ठीक। तो आप लोग की जो स्टडी है वो भी काफ़ी इफेक्ट हो रही है इस वजह से। तो ये सारी चीज़ें केमिकल, तो जितनी भी आज तक भी कई सारी बीमारियाँ आई हैं, काफ़ी एपिडेमिक्स, बहुत सारी महामारी जिसको हम कहते हैं वो चली हैं, तो उनको ओवरकम करने के लिए, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी केमिकल्स का ही यूज़ किया गया है। इसलिए केमिस्ट्री का जो रोल है वो इस तरह से है। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं कि केमिस्ट्री हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर, फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए सॉइल वगैरह में, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, तो हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं, बहुत डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये है। फिर है प्रिजर्वेटिव्स हेल्प्स टू कीप फूड मटेरियल फॉर लॉन्ग टाइम, तो हम कुछ केमिकल्स डाल देते हैं हमारे, जो बहुत ज़्यादा यूजेस का भी आप ज़्यादातर देखते हो पैक्ड चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रचलन चल गया है, ठीक है। तो उनमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिलाई जाती हैं, उनका एटमॉस्फेयर ऐसा कर दिया जाता है केमिकली कि वो किसी से रिएक्शन ना करे, ठीक है। तो वो रिएक्शन को स्लो करना, ये सारी चीज़ें कवर करते हैं, केमिकल्स का काम है प्रिजर्वेटिव, ताकि हम फूड मटेरियल को ज़्यादा टाइम तक यूज़ कर सकें। दूसरा है बेटर फॉर हेल्थ क्योर, एपिडेमिक्स सच एज क्लोरा, स्मॉल पॉक्स, प्लेग, इस तरह की जो भी बीमारियां आज तक आई हैं उन सबको डिस्ट्रॉय करने के लिए केमिकल्स का ही रोल हुआ है, इसलिए केमिस्ट्री की ही हम बात करेंगे उसमें। डिस्कवरी ऑफ एनेस्थेटिक्स मेड सर्जिकल ऑपरेशन मोर इजी। अब पहले आप लोगों को पता होगा किसी के बहुत बड़ा कट आ गया, ऑपरेशन करना है, ऑपरेट करना है उसको, या कहीं पे कट आ गया, टाके लगाने हैं, तो डायरेक्ट लगाते थे कि पर्सन बिल्कुल उसको फील कर सकता है, बहुत ज़्यादा पेन। एक तो ऑलरेडी पर्सन की बहुत ज़्यादा चोट लग चुकी होती है, ब्लीडिंग हो चुकी होती है, उसके बाद फिर टाके लगाए जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा पेनफुल ट्रीटमेंट हो जाता था किसी को चोट लगने के बाद, या कोई भी ऑपरेट कराना है, किसी भी तरीके का ऑपरेशन है। बट जब से हमारे पास एनेस्थेटिक्स की डिस्कवरी हुई, तो एनेस्थेटिक की डिस्कवरी, आपको पता है कि आपको एनेस्थेशिया दिया जाता है, तो वो पार्ट आपके बॉडी का आपको फील नहीं होता है, मतलब पेन फील नहीं होता है, आपको ये पता होता है कि उस बॉडी के पार्ट में, तो सारे ऑपरेशन ऐसे ही किए जा रहे हैं। इससे पहले तो होता था कि पूरा डोट ऐसे लगा दिया था कि पूरी बॉडी को फील नहीं होता, मतलब पर्सन क्या होता था, बेहोश हो जाता था। बट अब थोड़ा जैसे जैसे एडवांस होते रहे केमिकल, अब हम उस पार्ट को क्या कर देते हैं, मतलब उसमें कोई पेन फील ना हो, इंजेक्शन वगैरह इंजेक्ट कर देते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा ही होगा, किसी ने कुछ ना कुछ ऑपरेट कराया है, या दांत टूटवाने जाते हैं आप, तो आपको इंजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें सोचो, अगर ये नहीं होती तो कितनी प्रॉब्लम होती, कितना पेन आपको लेना होता, ठीक है। तो बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई। फिर है ड्रग्स सच एज एंटीपायरेटिक्स टू डिक्रीज द फीवर, फीवर आपको बढ़ रहा है, आपको फीवर हो रहा है, तो फीवर को भी जो ओवरकम करने के लिए, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एंटीपायरेटिक्स, तो ये आपको सीरीज याद रखनी है, ठीक है। एंटीपायरेटिक्स में पूछूं, कोई आपसे पूछे कि एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स किस सीरीज में आती है, तो आपको होगी कि फीवर के लिए रिलेटेड होती है, ठीक है। एनाल्जेसिक्स टू रिलीव पेन, पेन किलर खा लेते हैं, तो वो किस कैटेगरीज में आती है,
अब मेडिसिन अलग अलग होती है, अलग अलग स्टूडेंट की कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा क्लास 11th है तो क्लास 11th में सारे स्टूडेंट्स आगे जो भी क्लास में बैठे हैं, ठीक है। बट अब सबके कुछ नेचर अलग अलग है, कुछ काफी सारे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं 11th की क्लास, हो सकता है मैथमेटिक्स वाले हो सकता है बायो वाले हो, ठीक है। तो इस तरह की चीजें। तो एनाल्जेसिक्स मतलब ऐसी मेडिसिन की सीरीज जिसकी जो जिन सबका काम होगा, अगर कोई मेडिसिन एनाल्जेसिक्स है, अब वो कोई भी मेडिसिन हो तो उसका काम क्या होगा, पेन को रिलीव करना होगा, क्लियर है। ट्रैंकुलाइजर आपने सुना होगा, जैसे कहीं पे तेंदुआ या कोई बाघ वगैरह आ जाता है कोई ह्यूमंस के एरियाज में, तो ट्रैंकुलाइजर लगा के उसको बेहोश कर जाता है। और दूसरा बाकी किस लिए मेनली यूज होता है, और ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसीज, ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाए, मेंटल डिसीज हो जाए, या फिर स्ट्रेस वगैरह को रिलीज करने के लिए, ठीक है। फिर है एंटीबायोटिक्स, सॉरी एंटी माइक्रोबायल्स, ठीक है, टू क्योर इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन से बचाने के लिए इस तरह के जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, कि कभी होता है आयरन से या किसी चीज़ से हमें ऐसे कट जाता है तो हमें वो लगाना होता है, तो वो इस कैटेगरी में आते हैं। फिर एंटी मलेरिया ड्रग, ठीक है, कि मलेरिया से जो ओवरकम करें, कितने लोग मरे थे इससे जब तक ये नहीं था, ठीक है। फिर ये डिस्कवरी बहुत बड़ी डिस्कवरी थी उस टाइम पे, ठीक है। आई थिंक इन साइंटिस्ट को नोबेल मिला था इससे, आई थिंक, ठीक है। फिर एंटीबायोटिक्स, सबको पता है एंटीबायोटिक्स, ठीक है, सब सुनते हैं जो, सच एज पेनिसिलिन, एमॉक्सिलिन। फिर है एंटी फर्टिलिटी ड्रग टू कंट्रोल द बर्थ रेट। तो बर्थ रेट को कंट्रोल करने के लिए एंटी फर्टिलिटी ड्रग का यूज़ किया जाता है, ताकि वो बेबी को फॉर्म होने से पहले ही, मतलब प्रोग्रेस की, उसकी स्टार्टिंग प्रोग्रेस को ही रोका जा सके, ठीक है। तो ये ड्रग बहुत यूज़ की जाती है। तो ये चीज़ें हमें बेसिकली केमिस्ट्री की यूज़ हम करते हैं, जो बेटा हमें बहुत यूज़ में रहती है। अब मैंने यहाँ पर दो चीज़ें नहीं लिखी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं उसको चाह रहा हूँ हम अलग से लिख लेते हैं। तो ये है वो दो इंपॉर्टेंट ड्रग्स, ठीक है। पहली क्या है, सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल। सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल का यूज़ किया जाता है कैंसर ट्रीटमेंट के, जो नाम से समझ गए होंगे आप किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। फिर है एजीडी, एजिडोथाइमिडीन फॉर एड्स ट्रीटमेंट। तो आपको पता है कि ये दो ऐसी बीमारियां हैं, ठीक है, जिनको अगर अभी कहा जाए कि इनका इलाज पॉसिबल नहीं है, तो कुछ परसेंटेज में ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, कि आपको पता है इनको जो स्टेजेस होती हैं जिसमें इनको क्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये ड्रग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ से हम लोगों ने एप्लीकेशंस देख लिए हैं कि केमिस्ट्री कहाँ यूज़ होती है, तो हमें थोड़ा अच्छा लगेगा। अब हम केमिस्ट्री को चारों तरफ देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है इन सब का, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे अब सम बेसिक कंसेप्ट्स, कुछ बेसिक सी चीज़ों के साथ हम केमिस्ट्री को डील करने की कोशिश करेंगे। तो 9th की चीज़ें काफ़ी काम आने वाली हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं मैटर। तो मैटर क्या होता है, अब मैटर क्या होता है आप लोगों को पता है कि हर वो चीज़ जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाइड करती है उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो डेफिनेशन भी ये होती है, ठीक है। स्पेस ऑक्यूपाई जो चीज़ करेगी उसे हम क्या कहते हैं, मैटर। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइंग स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो ये डेफिनेशन हो जाएगी। फिर इसके बाद हम करते हैं इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हम इसका दो तरह से करेंगे। एक क्लासिफिकेशन करेंगे हम फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा क्लासिफिकेशन होगा केमिकल क्लासिफिकेशन। तो हम फिजिकली भी देखेंगे इसे और हम केमिकली क्लासिफिकेशन इसका देखेंगे। तो फिजिकली क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि एक हमें देखने को मिलता है, मेनली जो हम स्टेट की बात करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस की हम मेनली बात करते हैं, ठीक है। तो सॉलिड में अगर हम पहली प्रॉपर्टी की बात करें तो आपको पता है कि सॉलिड में एटम्स क्या होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं, बहुत पास पास एटम होंगे। लिक्विड में एज कंपेयर टू सॉलिड क्या होंगे, थोड़े फार होंगे। गैसेस में आपको पता है वो क्या होंगे, बहुत दूर होंगे, ठीक है। ये बातें आप 9th क्लास से सुनते आए हो। तो पहले अगर हम बात करें शेप एंड
वॉल्यूम आर फिक्स्ड। बिल्कुल बेसिक सी बात है। शेप और वॉल्यूम क्या रहेगा? फिक्स। जैसे मार्कर है, इसका शेप ये रहेगा, मैं इसके शेप को चेंज नहीं कर सकता। शेप चेंज कर दूंगा तो मैं इसको मार्कर नहीं कह पाऊंगा सही से, ठीक है। शेप चेंज करने में ये तोड़ दिया तो खराबी होगी ना चीज। अब क्या कहें उसको? अब मैं तुमसे कहूँ कि मार्कर लेके आओ मुझे क्लास पढ़ाई, तो तुम टूटा हुआ मार्कर लाके थोड़ी दोगे, ठीक है। एक सही मार्कर भी तो तुम मार्कर बोलोगे कि हाँ सर ये है प्रॉपर वे में, तो उसी को तो बोलोगे ना, ठीक है। तो किसी पर्सन से मिलना है कहूँगा मैं, तो आप ये थोड़ी कि कोई डेड बॉडी लाके मुझे दे दोगे सर ये, सर आपने थोड़ी कहा कि जिंदा होना चाहिए या, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, तो लॉजिकल चीज़ है। तो इसका शेप क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। वॉल्यूम, कितनी वॉल्यूम, इतनी वॉल्यूम कवर कर रहा है, तो मैं कहीं पर भी इसको रखूँ ये इतनी ही वॉल्यूम कवर करेगा। तो इसकी शेप एंड वॉल्यूम क्या है? फिक्स है। अगर हम कोई जबरदस्ती करेंगे इसके शेप या वॉल्यूम को चेंज करने के लिए, इट विल ब्रेक, ठीक है। तो शेप एंड वॉल्यूम क्या रहता है? फिक्स। दूसरी बात लिक्विड के लिए, लिक्विड के शेप को हम चेंज कर सकते हैं कि पहले मेरे पास बॉटल में 2 लीटर 1 लीटर की कोई बॉटल है मेरे पास, उसमें पानी है, आपने उसको बाल्टी में डाल दिया, आपने उसको फर्श पे डाल दिया, तो वो उसी के शेप में चला जाएगा। बाल्टी में डालोगे तो आपको, सॉरी बॉटल में डाला तो आपने ऐसे दिख रहा है, बाल्टी में डाल दिया ऐसे, टप में डाल दिया, फर्श पे डाल दिया, तो वो शेप चेंज कर सकता है। तो शेप चेंज हो सकता है। बट वॉल्यूम की बात करें, इसमें बच्चे मिस्टेक करते हैं। वॉल्यूम की बात करें तो क्या वॉल्यूम में चेंज होगा? वॉल्यूम में बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको 1 लीटर वाटर देता हूँ, ठीक है, आपके पास 1 लीटर वाटर है, अगर आप उसको बॉटल में रखो या फिर आप टब में रखो या आप उसको जमीन पर डाल दो, वो रहेगा तो 1 लीटर ही। दैट मीन्स वॉल्यूम विल बी सेम। तो वॉल्यूम क्या रहेगी? सेम। तो वॉल्यूम चेंज नहीं होती है। अब आते हैं गैसेस में। गैस में पता है आपको शेप एंड वॉल्यूम बोथ विल चेंज। शेप भी चेंज हो जाएगा और वॉल्यूम भी चेंज रहेगी, ठीक है। जैसे शेप का मतलब ये है कि आपने गैस सिलेंडर लिया, आपने उसमें फिल किया हुआ है, आपने कुछ और है किसी और में फिल कर दिया उसको, ठीक है। पहले सिलेंडर आपके पास बड़ा वाला था, आपने उसके अंदर उसे फिल किया था, फिर आपने कोई छोटे सिलेंडर में यूज करा, ठीक है। मान लो कम गैस है, आप कहोगे सर इतनी सारी गैस छोटे सिलेंडर में कैसे आ जाएगी? मैं कह रहा हूँ कम गैस है आपके पास, ठीक है। आपने क्या किया, इसमें भी आप उतनी गैस यहाँ रखा, फिर इसमें आपने रखा, इसमें भी रख सकते हो, तो इसका शेप ले लेगी। आपने कहा सर ऐसा नहीं, कोई ऐसा ले लेते हैं, इसमें भी रख सकते हो तो इसमें भी आ जाएगी, तो शेप चेंज कर सकती है। ये बात क्लियर है। अब वॉल्यूम का क्या है? इस सिलेंडर के अंदर जितनी भी गैस थी, अगर मैं सिलेंडर को खोल दूं तो इस पूरे रूम में एक्सपांड हो जाएगी। अब मैं इस रूम को बिल्कुल आइसोलेट कर दूं, मतलब किसी भी तरह से गैस इस रूम से बाहर जा ही नहीं सकती। तो पहले गैस किसके अंदर थी? सिलेंडर के अंदर, तो उसकी वॉल्यूम क्या थी? एक सिलेंडर के बराबर, ये थी उसकी वॉल्यूम, ठीक है। अब मैंने रूम में एक्सपेंड कर दी है, तो पूरे रूम के बराबर उसकी वॉल्यूम होगी। अब मैंने रूम खोल दिया, ठीक है, बिल्डिंग में चली गई पूरी, तो अब बिल्डिंग के बराबर वॉल्यूम हो गई। तो जितना वो फैलती जाएगी उसकी वॉल्यूम बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होती है। तो ये बातें आपको बिल्कुल ध्यान रखोगे, ठीक है। दूसरी चीज में हम आ जाते हैं। तो मैंने ये बता ही दिया है, एटम क्लोजली पैक्ड होते हैं, उसमें थोड़े फार होंगे, उसमें बहुत ज्यादा दूर होंगे। अब हम बात करते हैं पार्टिकल्स के मूवमेंट की। अब अगर मैं इसमें बात करूं तो पार्टिकल्स मूव नहीं हो सकते। यहां पे आप कहोगे पार्टिकल्स विल वाइब्रेट ओनली। पार्टिकल सिर्फ वाइब्रेट करेंगे। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं तुम लोगों से ऐसा? अब देखो, एक कार में आप लोग बैठे, पीछे वाली सीट में आप लोगों ने 4 लोग बिठा लिए, ठीक है, 3 हालांकि कंफर्टेबल आ जाते हैं, आपने 4 बिठा लिए। अब 4 बिठाने के बाद सब लोग बिल्कुल ऐसे बैठे हुए हैं। अब उसके बाद क्या होगा? आप गाड़ी आई, आपने ऐसे टर्न लिया, ठीक है, बैंड आया, ऐसे किया आपने, ठीक है, पहाड़ पे ड्राइव कर मान लो, तो अब आप ऐसा तो नहीं कि पूरा ऐसे चले जाओगे। अब होगा क्या, आपके पास जगह बिल्कुल है नहीं, बस आप ऐसे ऐसे होगे। दैट मीन्स यू आर वाइब्रेटिंग। तो एटम्स में भी ऐसा ही है, सॉलिड में इतना स्पेस है ही नहीं कि कोई पार्टिकल मूव कर जाए, तो सारे पार्टिकल सिर्फ क्या कर सकते हैं? वाइब्रेट कर सकते हैं। क्लियर है? लिक्विड
लिक्विड में हमारे पास थोड़ा स्पेस है तो पार्टिकल कैन मूव, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पार्टिकल कैन मूव। गैसेस में तो बहुत ज्यादा मूवमेंट है। आपने पहले सिलेंडर में रखा था, जैसे सिलेंडर को खोला पूरे रूम में चली गई, रूम खोला खुद बाहर चली गई, तो मूवमेंट यहाँ पे क्या है, बहुत फास्ट है। तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। पहला पॉइंट, एटम्स आर क्लोजली पैक्ड, एटम्स आर फार एज कंपेयर टू सॉलिड, एटम्स आर वेरी फार टू ईच अदर, ठीक है। दूसरा, ये चीजें क्लियर। तीसरा हो गया, पार्टिकल कैन वाइब्रेट ओनली इन सॉलिड्स, कैन मूव एंड फास्ट, ठीक है, मूवमेंट क्या होता है, बहुत फास्ट। अब बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी की। कंप्रेसिबिलिटी एक बहुत अच्छा पॉइंट है, उसे आप बिल्कुल मार्क कर लेंगे। कंप्रेसिबिलिटी, तो थर्ड पॉइंट आता है हमारा कंप्रेसिबिलिटी। क्या तुम लोगों को दिख रहा है? ओके, इट इज विजिबल, ठीक। तो कंप्रेसिबिलिटी की हम बात करते हैं। सॉलिड है, दिस इज योर सॉलिड, आप सॉलिड को कंप्रेस करने लगो, क्या ये कंप्रेस हो रहा है? नहीं। इसका मतलब सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है, तो नो कंप्रेसिबिलिटी। लिख लोगे आगे से कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। तो नो कंप्रेसिबिलिटी। लिक्विड, अब लिक्विड एक बाल्टी एक रखी हुई है, आप कहोगे सर हम ऐसे पुश करते हैं वो तो कंप्रेस हो जाती है। बेटा कंप्रेस का मतलब ये है कि पहली बाल्टी इतनी भरी थी, आपने हाथ से दबाया तो क्या बाल्टी इतनी हो जाती है? नहीं होती। बाल्टी तो इतना ही पानी भरा रहता है ना, हो जाता है क्या, मुझे बताओ। बाल्टी पूरी भरी थी, आपने ऐसे करके कुछ ऊपर से ढक्कन से उसे दबा दिया, तो क्या बाल्टी में पानी आधा हो जाता है? अब ये मत कहना कि सर पानी बाहर गिर जाता है तो आधा हो जाएगा, तो क्या वही पानी आधी बाल्टी में थोड़ी आ जाता है अगर पूरी बाल्टी भरी है तो? इसका मतलब वो कंप्रेस नहीं हो सकता है। कंप्रेस का मतलब ये है कि आप उसको, जो लार्ज एरिया था उससे इसका एरिया क्या कर दो, कम। ऐसा नहीं कि आप उसको प्रेस कर पा रहे हो बस, ठीक है। प्रेस तो आप सॉलिड को भी कर देते हो। स्पंज क्या है? सॉलिड है, आपने कहा सर हमने तो कंप्रेस कर दिया, मैं कह रहा हूँ छोड़ दो, आ जाएगा अपनी जगह पर। तो सॉलिड में तभी तो कह रहे हैं, ठीक है। क्लियर है मेरी बात? इसका मतलब वाटर के अंदर भी यहाँ पे भी बहुत मिस्टेक होती है, इस बात को ध्यान से रखो। जहाँ पे मैं कह रहा हूँ यहाँ वॉल्यूम में, यहाँ कंप्रेसिबिलिटी, सबको लगता है कंप्रेस तो कर सकते हैं वाटर को, नहीं कर सकते, ठीक है। अगर 2 लीटर वाटर अपनी 2 लीटर की जगह लेता है तो वो ऐसा ही करेगा। आप चाहे उसको कहीं भी रखो, ऐसा नहीं कि आप छोटे से पॉकेट में डाल के 2 लीटर को ले जाओगे, सर कंप्रेस करके रख देते हैं, ठीक है। गैस हाईली कंप्रेसिबल, गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है, इतना कंप्रेस करती है कि सिलेंडर के अंदर हम लिक्विड स्टेट में ला सकते हैं उसको, ठीक है। तो आप देखते हो कोल्ड ड्रिंक के अंदर आपने इतना कंप्रेस किया हुआ है, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो आप, कार्बन डाइऑक्साइड इतनी कंप्रेस की है, जैसे आप ढक्कन खोलते हो वो बाहर निकलना शुरू होती है, तो हाईली कंप्रेस करके लिक्विड स्टेट में ले आए हैं उसे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे हाईली कंप्रेसिबल, तो गैसेस के अंदर प्रॉपर्टीज होती है हाईली कंप्रेसिबल। तो ये 4 पॉइंट्स क्लियर है, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, लेकिन डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ नया जानने को यहाँ से मिला होगा। 9th की बातें, लेकिन इतना हम भी वहां पर भी समझते इसको नहीं है, या समझते भी हैं तो फिर हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो शेप एंड साइज फिक्स रहेंगे, शेप चेंज होगा, वॉल्यूम सेम रहेगा, ठीक है। शेप एंड वॉल्यूम बोथ विल चेंज। यहाँ पर पार्टिकल्स वाइब्रेट कर सकते हैं, इतनी जगह है, यहाँ पे थोड़ा बहुत मूवमेंट हो सकता है, बट इन केसेस ऑफ गैस बहुत ज्यादा स्पेस है, एवरी पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली, ओके। नाउ लास्ट पॉइंट वाज कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड के अंदर कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती, कंप्रेस नहीं कर सकते हम उसको, यानी कि प्रेस करके हम उसको छोटे स्पेस में नहीं ला सकते। वाटर में भी ऐसा नहीं है, लेकिन गैसेस को हम हाईली कंप्रेसिबल मानते हैं कि वो है, ठीक है। तो ये बातें तुम लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब इसके बाद हम करते हैं इसका केमिकल क्लासिफिकेशन। इसके बाद हेडिंग डाल लो केमिकल क्लासिफिकेशन। अब यहाँ से आगे हम देखेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। अभी तक हम लोगों ने देखा था फिजिकल क्लासिफिकेशन, तो केमिकल क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे ये भी हमारे पास 2 टाइप्स का होगा केमिकल क्लासिफिकेशन। अब देखो केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होगा, ये कौन कौन से 2 टाइप्स के होते हैं। एक होगा आपका प्योर सब्सटेंस, पहला होगा आपका क्लासिफिकेशन प्योर सब्सटेंस। दूसरा क्लासिफिकेशन होगा आपका मिक्सचर। तो अगर हम केमिकल क्लासिफिकेशन करने जाते हैं तो हम देखते हैं 2 तरह की चीजें, प्योर सब्सटेंस एंड द सेकंड इज मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस में भी हम 2 चीजें देखते हैं। पहला होता है इसमें हमारा एलिमेंट और दूसरा होगा हमारा कंपाउंड, ठीक है।
तो केमिकल क्लासिफिकेशन हम जब करने लगते हैं इनका, तो एक होगा प्योर सब्सटेंस, दूसरा होगा मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस के अंदर फिर दो क्लासिफिकेशन होंगे, एक होगा एलिमेंट और एक होगा कंपाउंड। अब प्योर सब्सटेंस क्या हो सकते हैं, वो एलिमेंट भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं, तो दोनों चीजें वो हो सकती हैं, ठीक है। पहला देखते हैं एलिमेंट। अब एलिमेंट जैसा हम लोगों को पता ही है कि वो एक ही टाइप के एलिमेंट, एक ही टाइप के एटम से मिलकर बनेगा, उसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट। फॉर एग्जांपल वी टेक आयरन। आयरन क्या है, अगर आयरन का मैं एक आपको पीस देता हूं, तो ये पीस हमने एक आयरन का लिया है, तो ये जितने भी एटम से मिलकर बना है वो सारे किसके एटम होंगे, Fe के। सबका मास सेम होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक एलिमेंट कहलाएगा। तो है प्योर सब्सटेंस। दूसरी बात क्या है, ये एलिमेंट है। तो एलिमेंट क्या होगा, ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, जो एक ही टाइप के एटम से मिलके बनेंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। तो क्लियर है एग्जांपल, तो Fe हो जाएगा, Cu हो जाएगा, तो ये एलिमेंट्स कहलाएंगे आपके। दूसरा हम आते हैं कंपाउंड्स में, यहाँ हम हाइड्रोजन कह देते हैं, Cl2 कह देते हैं, तो ये सारे क्या है, वन टाइप ऑफ एटम्स है। इसमें कंफ्यूज मत होना कि हाइड्रोजन के तो दो एटम्स है तो सारे हाइड्रोजन के H एटम से ही मिलके बनेगा वो भी, तो ओनली वन टाइप ऑफ एटम इज प्रेजेंट, देन वी कॉल्ड इट एलिमेंट। अब देखते हैं हम कंपाउंड के अंदर। तो कंपाउंड के अंदर हम जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स इज प्रेजेंट, देन वी कॉल्ड इट कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स आप कब कहेंगे, जब आपके पास एक टाइप से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है CO2, तो यहाँ पे आपको दो टाइप्स के एटम्स दिखाई दे रहे हैं, वन इज कार्बन एंड अदर इज ऑक्सीजन। तो हियर टू टाइप्स ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट। तो इसको हमने क्या कहा है, कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स भी प्योर में आ जाएंगे और एलिमेंट्स भी। बस फर्क इन दोनों में क्या है कि एलिमेंट में वन टाइप ऑफ एटम्स होंगे, कंपाउंड में क्या होंगे, मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स होंगे। एग्जांपल और लिख सकते हो आप, H2O, ठीक है, NaOH, ये सारे क्या है, कंपाउंड है, यानी कि यहाँ पे मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। तो ये आपके दो क्लासिफिकेशन हो गए। अब आते हैं हम मिक्सचर के अंदर। तो मिक्सचर के अंदर क्या होता है, देखो मिक्सचर होंगे आपके टू टाइप्स के, एक होगा आपका होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा होगा आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बहुत बेसिक सी बातें हैं, फर्स्ट लेक्चर है, तो काफी चीजें तुम लोगों ने 9th में ऐसे 8th में आप लोगों ने देखी होंगी, 10th में भी कई सारी चीजें देखी होंगी कि एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है। इन सब चीजों से हम डील तो पहले भी करते हैं, लेकिन इनके बीच में डिफरेंस समझने में हमें कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक बार अच्छे से इन चीजों को देख लेते हैं। ऐसा एग्जाम में इनकी थियरी तो नहीं आनी, बट हम लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर होना चाहिए ताकि हम आगे की केमिस्ट्री को बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ सकें, ठीक है। तो एक है आपका होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा क्या है, हेट्रोजीनियस। अब होमोजेनियस में क्या होता है, देखो इसके पास ओनली क्या होगा, वन फेज, और यहाँ पे क्या होगा, मोर देन वन फेज। अब इसका कहने का क्या मतलब है, बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगा, उससे समझने की कोशिश करते हैं, ओके। तो होमोजेनियस में क्या है, मान लो मैंने आपको एक गिलास वाटर दिया और आपने उसमें क्या ऐड कर दिया है, NaCl। क्या वाटर और NaCl रिएक्शन करेंगे, तो वाटर और NaCl रिएक्शन नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि जब हम आप NaCl को आप वाटर में ऐड करते हो तो क्या होता है, वो रिएक्शन नहीं करते बेटा, वो क्या NaCl क्या हो जाता है, उसमें डिसॉल्व हो जाता है। तो रिएक्शन अगर करता तो कुछ नया कंपाउंड बनता। तो ये डाउट बिल्कुल भी अब आप लोगों को नहीं रहना चाहिए कि ज्यादातर हम ऐसे ही समझते हैं कि NaCl वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है तभी तो डिसॉल्व हो रहा है। डिसॉल्व करना और रिएक्शन करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। रिएक्शन अगर वो करता तो वो कुछ नया बना देता, कुछ नया कंपाउंड फॉर्म होता है, यानी कि कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, वहां पे क्या हुआ है, बॉन्ड ब्रेकिंग यानी कि डिसोसिएशन हुआ है। तो यहाँ पे जब आप NaCl इसमें डाल दोगे, तो आपने इसमें NaCl मिला दिया है एक गिलास पानी में, तो ये बना हमारा सॉल्यूशन कैसा, होमोजेनियस। अब होमोजेनियस कहने का कैसे क्या मतलब है, अब देखो आपने उसमें NaCl वन स्पून आपने उसमें NaCl मिला दिया है। अब आप उसको टेस्ट करना शुरू करो, तो आप एक स्पून टेस्ट करोगे, फिर आप दूसरा स्पून टेस्ट करोगे, तो आपको हमेशा ही क्या होगा, सेम टेस्ट आएगा। ऐसा तो नहीं है कि NaCl आपने पूरी तरह से डिसॉल्व कर दिया है, आप पहला जब टेबल स्पून ले रहे हो तो आपको अलग टेस्ट आ रहा है, फिर दूसरी बार में अलग आ रहा है, हमेशा ही आपको क्या मिलेगा, सेम टेस्ट। इसका मतलब वो कैसा मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर है। क्लियर है मेरी बात, यानी कि वहां पर आपको NaCl
और H2O में कोई भी सेपरेशन नजर नहीं आ रहा है, ना ही आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। जब आप टेस्ट कर रहे हो तो आपको दोनों चीजें एक साथ ही मिल रही हो बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो भी सब्सटेंस आप ऐड करते हो वो थ्रू आउट क्या होता है, सेम होता है। तो डेफिनेशन यही लिखी रहती है बुक्स में, कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट दी होल एटम्स। ठीक है, तो हर तरह से उसकी कंपोजिशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। फेज के टर्म्स में बात करें तो उसके पास सिर्फ क्या होगा, एक ही फेज होगा। हमें NaCl और वाटर अलग अलग नहीं दिखाई दे रहे हैं, हम इसलिए कह रहे हैं कि उसके पास सिर्फ क्या होगा, वन फेज होगा। अब समझने की कोशिश करते हैं हेट्रोजीनियस को। हेट्रोजीनियस का भी बहुत इंटरेस्टिंग से एग्जांपल है। अब इस बार क्या करो आप, अब आप फिर से वही गिलास लो, इस बार आप उसमें पानी के साथ क्या ऐड कर दो, कुछ सॉइल ऐड कर दो। ठीक है, आपने कुछ उसमें मिट्टी डाल दी है। अब आपने उसको अच्छे से क्या कर दिया है, स्ट्रेन कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। अब डिसॉल्व करने के बाद अब आपने क्या किया, फिर आप एक स्पून लेके आए, आपने एक स्पून उसमें से निकाला। तो इस बार आपने देखा कि उसमें कई सारे बड़े पार्टिकल्स आए हैं और कुछ छोटे पार्टिकल्स आए। आपने फिर एक नेक्स्ट स्पून एक और निकाला, तो इस बार हो सकता है कि आपके पास बड़े वाले पार्टिकल ज्यादा आ जाए या कोई भी बड़ा पार्टिकल्स नहीं आए, यानी कि कोई भी पत्थर आपको ना आए। तो हर बार जब आप एक एक स्पून निकालना शुरू करोगे तो आपको हर बार क्या दिखाई देगा, डिफरेंस दिखाई देगा। ठीक है, तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। यानी कि वाटर की एक सेपरेशन अलग दिखाई दे रही है और सैंड हमें, या जो भी आप उसमें ऐड कर रहे हो इस तरह की चीज, वो अलग दिखाई दे रही है, वो पूरी तरह से सेम नहीं हुआ है। तो ये बात क्लियर है हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा केमिकल क्लासिफिकेशन। इससे पहले मैंने आप लोगों को फिजिकल क्लासिफिकेशन सिखाया था कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में कैसे कैसे हम डिफरेंशिएट उसको कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। देन हमने देखा केमिकल क्लासिफिकेशन, उसमें दो चीजें आई हैं, प्योर सब्सटेंस एंड सेकंड इज मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट भी आते हैं और कंपाउंड भी। बस फर्क ये है कि जब एलिमेंट की बात करते हैं, ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स, एंड इन द कंपाउंड वी यूज मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स। तो एक से ज्यादा एटम जब हम यूज करेंगे तो उन्हें हम क्या कह देंगे, कंपाउंड। ऐसा नहीं कि दो ही एटम यूज हो, तीन ही हो, जितने भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर CO2 में दो टाइप्स के एटम्स है, कार्बन एंड ऑक्सीजन, बट NaOH में क्या है, वन टाइप ऑफ सोडियम एंड सेकंड इज ऑक्सीजन एंड थर्ड इज हाइड्रोजन। तो थ्री टाइप्स के एटम्स प्रेजेंट है। क्लियर है। फिर दूसरा हमने देखा मिक्सचर। मिक्सचर हमारे दो तरह के हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। इसमें जो भी कॉम्पोजिशन होगी वो थ्रू आउट क्या होगी, सेम होगी, सिर्फ एक ही फेज होगा। हेट्रोजीनियस में क्या होगा, मोर देन वन फेज होंगे। जैसे और भी एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लो आपने क्या किया, यहाँ पर आपने शुगर यानी कि चीनी और किसको मिला दिया, नमक को मिला दिया, सॉल्ट ले लिया आपने NaCl। अब मैंने आपको एक कटोरे में डाल के दे दिए, तो आप इनको बिल्कुल फिजिकली सेपरेट कर सकते हो। आप देख सकते हो इनको इजीली, आपको सेपरेट बाउंड्री दिखाई दे रही है, आपको सॉल्ट अलग दिखाई दे रहा है और आपको चीनी यानी कि शुगर अलग दिखाई दे रही है। यानी कि वहां पर क्या है, मोर देन वन फेज प्रेजेंट है। इसका मतलब ये मिक्सचर क्या कहलाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे की चीजें देखेंगे, सिग्निफिकेंट नंबर और राउंडिंग ऑफ से हम वहां पर डील करेंगे। तो ये बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन था जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एलिमेंट क्या है, मिक्सचर क्या है, एटम्स कैसे हमने फर्स्टली स्टडी किए हैं। ठीक है।